और क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन हिंदी चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ये जो बॉयकॉट चाइना वाला ट्रेंड है, कैसे ये आपके ई कॉमर्स बिजनेस को अफेक्ट करता है, आपको क्या करना चाहिए, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ये ओवरऑल पूरा जो चाइना इंडिया वाला सिचुएशन हो गया है, अगर आप इंडिया में बैठ के बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप इंटरनेशनल ई कॉमर्स कर रहे हो, चाहे आप इंडियन ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हो, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन, आपको क्या क्या करना चाहिए, और मैं अपना ओपिनियन दूंगा इस पूरे सिचुएशन को लेके कैसे हैंडल करना चाहिए एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते। आजकल तो देखो लगता है कि दुनिया हिस्सों में बंट चुकी है। चाहे आप कोई न्यूज़ चैनल खोल लो या फिर कोई टॉक शो खोल लो, यूट्यूब कमेंट्स तक खोल लो या फिर ओपिनियन वीडियोस देख लो, कुछ भी देख लो, सब इतना डिवाइडेड होता है। कोई ट्रंप से एकदम प्यार करता है तो कोई उसको अपना दुश्मन मानता है, और हर बंदा एकदम वोकल होता है सोशल मीडिया के ऊपर। कोई कुछ बोले तो वो एंटी नेशनल बन जाता है, कोई कुछ ना बोले तो वो डरपोक बन जाता है। तो मैंने तो इन सब से दूर रह के, देखो मैं एक न्यूट्रल सा बंदा हूं, मेरे को अपने काम से मतलब है, मेरे को अपने बिजनेस से मतलब है, आप लोगों को सिखाने से मतलब है, और मैं एक सिंपल बंदा हूं। मैं ज्यादा इमोशंस वगैरह पे नहीं जाता, मैं फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देता हूं। और हाँ, एक बिजनेसमैन होने के नाते अपना प्रॉफिट तो देखूंगा ही, क्योंकि देखो अगर मैं गरीब हुआ बाद में, तो ये जो बोलने वाले लोग हैं, ये लोग मुझे घर, गाड़ी, कपड़ा, मकान, ये लोग नहीं खरीद के देंगे। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे ही अपने फैमिली को संभालना पड़ेगा, मुझे ही मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो लोग सही सलामत हैं, सब टेकन केयर ऑफ है, घर बार मुझे ही चलाना है। देखो भाइयों, इस देश में ना बिजनेस करना वैसे ही बहुत टफ है। आप में से बहुत लोग बिजनेथॉन 8 के बाद इंडियन ई कॉमर्स स्टोर शुरू किए होंगे। कई लोग बिजनेथॉन 3, 4, 5 वगैरह देख के इंटरनेशनल ई कॉमर्स स्टोर भी चलाना शुरू किए होंगे। आप लोगों ने देखा है कि क्या क्या रोड ब्लॉक्स आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ईज ऑफ बिजनेस जो रैंकिंग्स निकलती हैं हर साल, वो कुछ भी बोले यार, एक तो वो सिर्फ 2 सिटीज का होता है, बट वो कुछ भी बोले, ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि इंडिया में बिजनेस करने में छोटी छोटी बातों पे लफड़े आएंगे ही आएंगे, उनसे आप बच नहीं सकते। नहीं, मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको लेके करो, ये पार्ट ऑफ लाइफ ही बन जाता है कि कभी कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको सॉल्व कर दो। नहीं, अब आप सोच के देखो, एक ऐसा बंदा जिसको कंपनी शुरू करनी है, ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस, चाहे इंडिया चाहे इंटरनेशनल शुरू करना है, उसको क्या क्या चीजें करनी होती है शुरुआत के लिए। मैंने यहां पर लिस्ट बनाई है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। कंपनी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर, ऑफिस स्पेस, पेमेंट गेटवे, आईईसी, जीएसटी फाइलिंग करनी होती है रेगुलरली, कई मंथली, क्वार्टरली। लाइसेंसेज चाहिए होते हैं, अगर आपको मान लो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करनी है, कंप्लायंसेज, लाइसेंसेज चाहिए होती हैं। और उन सब के अलावा पब्लिक और पेरेंट्स का भी अलग ओपिनियन है, तो उसके साथ भी लड़ाई करनी होती है। और डॉक्यूमेंटेशन तो देखो हर जगह यूज होती है। और जब ये सब करके, मतलब सोचो बंदे ने इतना कुछ किया, एफर्ट वगैरह मारा, तो ये सब करके कंपनी की बस शुरुआत ही होती है। जो एक्चुअल काम करना है कंपनी को, यानी जो एक्चुअल आपको एड्स चलाने हैं या फिर प्रोडक्ट्स बेचने हैं, वो सब तो बहुत बाद में आता है। मुझे इस बात से याद आता है, मेरा ना नोएडा SEZ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, उसके अंदर एक टाइम पे ऑफिस हुआ करता था, 3-4 साल वहाँ ऑफिस चला था मेरा। तो वहाँ पर बस शुरू करने के लिए ही, फिर वहाँ पर ऑफिस सेटअप करना और उसको चलाने के लिए भी मुझे ही पता है क्या क्या लफड़े करने पड़े थे ऑफिस छोड़ने के लिए, मतलब बहुत सारे लफड़े आए थे बीच में। और बेसिकली क्या होता है ना, ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये मेरे बिजनेस के साथ कोई लेना देना नहीं। लाइक मेरा जो एक्चुअल काम था उसके अलावा वो डिस्ट्रैक्ट करता है तुम्हारे एक्चुअल काम से, तुम्हारे फोकस को हटाता है, फ्रस्ट्रेशन और लेके आता है एक्स्ट्रा। तो ये सब चीजें ना बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होती हैं। बट जो बात आप लोगों को ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि कभी कोई प्रॉब्लम आई तो उससे लड़ो, उसको सॉल्व करो और आगे बढ़ो। उससे याद आया, अब ये नई झंझट शुरू हो चुकी है कि इंडिया में चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और जब चाइनीज इंपोर्ट्स को प्रॉब्लम होती है तो कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने बिजनेथॉन 8 में कवर किया था, वैसे टाइप के प्रोडक्ट्स कैसे बेचो। सिर्फ वही नहीं, जो मैंने बिजनेथॉन 3 और उसके बाद पढ़ाया था कि चाइना से आप प्रोडक्ट्स को सेल करोगे जो यूएस वगैरह में, तो वो सब भी कैसे करो। तो इन सब चीज़ों में एक चीज़ ध्यान रखो कि ट्रेंड्स के अगेंस्ट ना जाओ, ठीक है। जो ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करते रहना चाहिए। लेकिन ट्रेंड के साथ ना बह भी नहीं जाना कि कोई कुछ, अगर 10 लोग कुछ बोलते हैं, हाँ 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 बस 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 बह जाओ उसके साथ, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। अपना दिमाग लगाओ और अपने हिसाब से देखो कि क्या बेस्ट सोल्यूशन निकल सकता है। क्योंकि मैंने देखा एक जगह पे तो ऐसे आम आदमी लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैं 10,000 रुपए का चाइनीज फोन नहीं खरीदूंगा, लेकिन अगर आप मार्केट शेयर के हिसाब से देखो तो लगता है कि 60-70% मार्केट शेयर मोबाइल फोन्स का तो चाइनीज कंपनीज का ही है। वो सब छोड़ो, मैं ये कह रहा हूं कि अब कोई मान लो किसी ने नया फोन खरीदना, आम आदमी तो देखो 10,000 रुपए भी देने से इतरा रहा है कि नहीं, मैं चाइनीज कंपनी का फोन, मैं चाइनीज कंपनी को अपने 10,000 रुपए क्यों दूं। और दूसरी जगह पे ऐसे मुकेश अंबानी है जो $5 बिलियन का डील कर रहे टिकटॉक को खरीदने के लिए। तो देखो सबको अपना अपना देखना है।
अब जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, मेरा जो यूएस वाले स्टोर्स हैं तो उनमें अभी भी चाइना से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होके यूएस में जाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो प्रोडक्ट्स मैं बेचता हूं वहां पर कोई यूएस सप्लायर अगर मुझे मिल जाए जो मैन्युफैक्चर कर दे वैसे टाइप का ही प्रोडक्ट है, उससे थोड़ा बेटर प्रोडक्ट, तो मैं उनके साथ जाऊंगा। तो मैं एफर्ट मार रहा हूं अपनी तरफ से वैसे टाइप की यूएस सप्लायर्स और यूएस मैन्युफैक्चरर्स ढूंढने के लिए, जिससे वो वाले चाइना वाले डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो देखते हैं वो वाली बातें कहां तक आगे बढ़ती हैं। और ऐसी बात है ना दोस्तों, देखो जितना पैसा मैं चाइनीज फैक्ट्री को दे रहा हूं ना अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, उससे ट्रिपल पैसा तो मैं इंडिया वापस लेके आ रहा हूं यूएस डॉलर्स में। क्योंकि जितना पैसा मैं चाइनीज कंपनी को देता हूं उससे ट्रिपल होता है मेरा जो नेट प्रॉफिट बन के आता है, सब खर्चे वर्चे निकाल के वो मैं अपने उसमें वो इंडिया में वापस आ रहा है सारा। तो और उन पैसों के ऊपर ही मैं टैक्सेस दे रहा हूं। तो ये जो मेरा पूरा एक साइकिल, बिजनेस साइकिल बना हुआ है, उससे नेट फायदा बेसिकली हर बंदे का ही हो रहा है और इंडिया का सबसे ज्यादा हो रहा है क्योंकि इंडिया में बहुत पैसा भी आ रहा है यूएस डॉलर्स में। अब बात करते हैं, अगर आप इंडियन ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हो तो आपके पास क्या ऑप्शंस आते हैं। अगर आप इंडियन ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हो और वहां पर ऐसे प्रोडक्ट बेचते हो जो करेंटली चाइना से इंपोर्ट होकर आ रहा है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। देखो, अगर तो आपके प्रोडक्ट्स जो अभी इंपोर्ट होके आ रहे हैं, जो आप मान लो इंडियन सप्लायर को आपने कोई पकड़ के रखा होगा जो इंपोर्ट करता होगा या आप खुद करवाते होंगे, तो अगर आपका प्रोसेस चल रहा है अभी ठीक से और मैनेजेबल है और आपको लगता है सही चल रहा है, तो वो वाला प्रोसेस ना रोको, उसको चलते रहने दो, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आप ढूंढने की कोशिश करो, पूरा जोर लगा दो एक इंडियन मैन्युफैक्चरर ढूंढने के लिए जो वही सेम प्रोडक्ट बना सके आपके लिए। क्योंकि देखो फ्यूचर में ना इंपोर्ट्स अगर मान लो बंद हो जाए आपके प्रोडक्ट के, आपकी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपके फायदे की बात है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर ढूंढो अगर कहीं से आपको मिल जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि देखो ऑलरेडी बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, बहुत बहुत कैटेगरीज के बहुत बहुत प्रोडक्ट्स होते हैं। मैंने आप लोगों को बिजथॉन 8 में बताया था, उड़ान के अंदर देखो कितने टाइप के मैन्युफैक्चरर्स हैं, कितने टाइप की फैक्ट्रीज हैं। इंडिया मार्ट में भी दिखाया था कई कितने टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वो सब चीजें हैं, वैसे टाइप के प्रोडक्ट्स तो आप डेफिनेटली बेच ही सकते हो। देखो दोस्तों, काफी लोगों ने मुझसे पूछा इस टॉपिक के बारे में कि चाइना इंडिया सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे अगर मैं इंडियन ई कॉमर्स कर रहा हूं। और बात यहीं पर आ जाती है कि जो आपके प्रोसेसेस बने हुए हैं जब तक वो चल रहा है तब तक चलने दो, लेकिन अपने आप को थोड़ा सेफगार्ड करने के लिए और फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए, क्योंकि देखो एज अ बिजनेसमैन आपको तो ध्यान में रखना है ना, आपको फ्यूचर भी अपना बेटर करना है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये सब चीजें धीरे धीरे ग्रो हो रही हैं और ये होती रहेंगी अगर आप भी इन्वॉल्व हो जाते हो इसके अंदर। अगर आप भी ढूंढना शुरू कर दो तो मैन्युफैक्चरर कोई बंदा ढूंढ ले तो जो एक्चुअली सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते नहीं ऐसे डिजाइन का प्रोडक्ट बनाओ, तो वैसा भी हो सकता है। तो जब आप ऐसे क्रिएटिव होने लग जाते हो ना, तो इसके सॉल्यूशंस निकलने लग जाते हैं कि कैसे आप चीजें इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने वो बना लिया तो देखो आपके फायदे की बात है, एक तो वो डिपेंडेंसी खत्म होगी, ठीक है। दूसरी बात, आपको यहां पर जल्दी प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। वहां से इंपोर्ट होके आना है, पूरा कस्टम्स क्लियर करना है, तो कस्टम्स का पूरा हैसल बच गया, इंपोर्ट ड्यूटी वाला पूरा हैसल बच गया। तो ये एक्चुअली आपके फायदे की बात है अगर आप समहाउ फिगर आउट कर सकते हो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप इंडिया में कैसे मैन्युफैक्चर ढूंढ सकते हो। अब स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। देखो, आपस में पूरी अपनी कम्युनिटी है ई कॉमर्स वालों की, अपन एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे बिजथॉन 8 के बाद मैं देखा कई लोग जिनकी ऑलरेडी थोड़ी बहुत छोटी मोटी फैक्ट्रीज थी, वो लोग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने लग गए और सप्लाई करने लग गए। तो काफ़ी क्रिएटिव हैं आप लोग में से कई लोग। तो क्या करना चाहिए ना, अपने नीचे डिस्कॉर्ड का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पे क्लिक करो, ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको सप्लायर्स मिलेंगे, वहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हो डिफरेंट लोगों से जो मैन्युफैक्चर भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, वैसे टाइप के लोग भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, सेलर्स भी हैं, मर्चेंट्स भी हैं। सबसे बात करो, दूसरे से हेल्प मांगो भी और दो भी। तो ऐसे करके अपनी पूरी कम्युनिटी, अपन हर चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हैं चाहे तो। और बाकी देखो यार, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको पता भी नहीं होगा। लाइक मैं उस दिन देख रहा था, राजीव बजाज का इंटरव्यू देख रहा था कि बजाज ऑटोमोबाइल्स की कई कंपोनेंट्स हैं जो चाइना से इंपोर्ट होकर आते हैं, जो एसेंशियल्स हैं। अब इस बात पे लोग अपने जितने भी लोग बजाज स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, वो फेंक थोड़ी ना देंगे अपने बाइक्स को। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट खुद इंपोर्ट करता है बहुत कुछ चाइना से। ऐसे देखो बहुत सारे कंपोनेंट्स, पार्ट्स, फुल्ली मेड प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें जो इंपोर्ट हो रही हैं जिनके ऊपर अभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और अभी चल रहा है। तो अगर वो चल रहा है, वो सब प्रोसेसेस को रोकने का देखो कोई फायदा नहीं है, ना ही आप किसी का कोई भला करोगे वो प्रोसेस रोक के। क्योंकि इवेंचुअली जब आप ही एक बड़ा बिजनेस बनाओगे तो इससे इंडिया की इकोनॉमी को ही बेटर फायदा होगा, है ना। आप प्रोडक्ट बेचोगे,
मनी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर, जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, जीएसटी वहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, फिर उसके बाद आप टैक्सेस भर रहे हो जो आपका प्रॉफिट बन के आ रहा है, आप ही अलग एडवर्टाइजिंग कंपनीज को भी दे रहे हो और वो भी इंडिया बेस्ड हैं सारी, फेसबुक और गूगल एड्स इंडिया वगैरह, तो इनका भी हो रहा है, फिर पूरे इकोनॉमी से बन जाता है। और यही चीज़ मैंने नोटिस किया है, जो अपन एजुकेशन देते हैं, अपन तो देखो फ्री में एजुकेशन देते रहते हैं चैनल के ऊपर, लेकिन इससे क्या होता है ना, इसी पूरी एक इकोनॉमी, छोटी सी एक इकोनॉमी पूरी बन जाती है। जो लोग मर्चेंट्स हैं, सप्लायर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, मतलब बहुत सारे लोगों की पूरी एक इकोनॉमी सी बन जाती है जहां पर सब लेन देन होता है पैसों का। नेट नेट अगर देखा जाए तो पूरी कंट्री का फायदा होता है अगर सब लोग बिजनेस अपना करते रहे तो बिजनेस अपना करते रहो, फाइट मारो, अपना अच्छा बिजनेस बनाओ, उसके ऊपर फोकस रखो अपना, कि कैसे अपने बिजनेस को और प्रॉफिटेबल बनाओगे, कैसे अपने बिजनेस को और बेहतर बनाओगे, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करो। समझ गए बात? कैसा लगा आप लोगों को ये पूरा मेरा पर्सपेक्टिव? आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ और मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।